कोल के टाइप्स देख लिए थे, ठीक है। अब देखते हैं हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है, ये एक प्रोसेस होती है जिससे कि कोल से अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। तो देखते हैं वो क्या होता है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोलतार एंड कोल गैस, ठीक है। कोक को प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्री में ताकि उससे हम यूजफुल प्रोडक्ट निकालें, कोक, कोलतार एंड कोल गैस। Coal, when heated in the absence of oxygen, undergo destructive distillation to give the product discussed below। और ये कब होता है destructive distillation? In the absence of oxygen। ऑक्सीजन नहीं होता उस टाइम पर destructive distillation किया जाता है, जिससे हमें ये चीज़ें मिलती हैं, कोक मिलता है, कोलतार और कोल गैस। अब कोक देखते हैं हम क्या होता है। कोक, it is a hard and porous solid product obtained from the destructive distillation of coal। ठीक है, ये क्या होता है, हार्ड होता है, पोरस सब्सटेंस मतलब इसके अंदर थोड़े छेद होते हैं। पोरस, कहीं भी वर्ड पोरस आता है मतलब उसके अंदर स्मॉल होल्स होते हैं जिससे चीज़ें पास हो सकती हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी पास हो सकती हैं। तो यहाँ बोला है यहाँ पर इट इज़ अ हार्ड एंड पोरस सॉलिड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये कहाँ से मिला है हमें? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से मिला है, मतलब कोल को प्रोसेस किया गया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट इज़ रिच इन कार्बन एंड इज बर्निंग गिव्स लिटिल स्मोक। और ये कार्बन के अंदर रिच होता है, साथ ही में इसकी बर्निंग से हमें थोड़ी स्मोक भी मिलती है। इट इज़ यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन इन ब्लास्ट फर्नेस। ये किसके लिए यूज़ होता है? एक्सट्रैक्ट करने के लिए आयन को। ब्लास्ट फर्नेस मतलब बहुत बड़ी बड़ी फर्नेस, मतलब बड़ी जगह से। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। इसको यहाँ यूज़ किया जाता है, कुकिंग और हीटिंग में यूज़ किया जाता है, साथ ही में स्टील के मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज़ होता है। कोल तार, इट इज़ वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन कोल अंडरगो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये क्या है? बाय प्रोडक्ट है, मतलब एक साथ में मेन प्रोडक्ट के साथ में एक और प्रोडक्ट निकला है, उसे कहा जाता है बाय प्रोडक्ट। तो वो होता है कोल तार, जब भी कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है। इट इज़ अ थिक विस्कस लिक्विड। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स एंड एक्सप्लोजिव्स। ठीक है, ये विस्कस लिक्विड होता है, मतलब ये गाढ़ा सा लिक्विड होता है, थिक होता है, और इसको यूज़ किया जाता है पेंट में, इंसेक्टिसाइड में, पेस्टिसाइड्स में, ड्रग्स में और एक्सप्लोजिव्स में। ठीक है। कोल गैस, कोल गैस, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। ये भी एक बाय प्रोडक्ट है जो हमें कोल से मिला है। इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल गैस। ये क्या है? इनफ्लेमेबल गैस है, हाईली इनफ्लेमेबल है, मतलब कि ये इजली बर्न हो जाती है, मतलब इसको आप बर्न कर सकते हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया? हाईली इन्फ्लेमेबल गैस कहा गया। इट इज़ यूज्ड एज कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक फ्यूल। इसे डोमेस्टिक फ्यूल और कमर्शियल फ्यूल्स की तरह भी यूज़ किया जाता है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पेट्रोलियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, देखते हैं पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क कलर्ड थिक ऑयल फाउंड डीप बिलो सम अंडरग्राउंड रॉक्स। पेट्रोलियम क्या है? एक डार्क कलर का ऑयल है, थिक ऑयल है, मतलब थोड़ा डेंस ऑयल है, जो कहाँ मिलता है? अंडरग्राउंड ऑफ रॉक्स, रॉक्स के नीचे हमें ये मिलता है। ठीक है। द वर्ड पेट्रोलियम इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। पेट्रोलियम जो है वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। रॉक, पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। पेट्रा मतलब क्या होता है? रॉक, रॉक के अंदर से ऑयल निकालना, उसे कहा जाता है पेट्रोलियम। तो पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। पेट्रोलियम इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड। पेट्रोलियम एक सिंगल कंपाउंड नहीं है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या है? एक मिक्सचर है केमिकल कंपाउंड्स का, जिन्हें कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स मेड ऑफ ओनली कार्बन्स एंड हाइड्रोजन। हाइड्रो कंपाउंड क्या है? ऐसा कंपाउंड जो किससे बना हुआ है? कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो पेट्रोलियम क्या है? मिक्सचर है हाइड्रोजन और कार्बन का। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका, पेट्रोलियम वॉज ऑल्सो फॉर्म्ड मोर देन 300 मिलियन ईयर अगो। पेट्रोलियम कब फॉर्म हो चुका है? 300 मिलियन ईयर्स अगो पहले ही ये फॉर्म हो चुका है। इट इज़ बिलीव्ड दैट tiny plants and sea creatures that died millions of years ago sank to the bottom of sea। जो टाइनी छोटे छोटे प्लांट्स हैं या फिर सी क्रीचर्स हैं, मतलब सी में जो रहने वाले एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, वो बहुत साल पहले डाई हुए और वो सी के बिल्कुल बॉटम में जाकर ठहर गए, सैंक हो गए, मतलब वहाँ पर जाकर वो ठहर गए। दिस डेड रिमेन्स वर कवर्ड विथ सॉइल एंड मड। और ये डेड रिमेन्स जो हैं कवर हो गया, सॉइल और मड से कवर होता रहा। ड्यू टू हाई प्रेशर, टेम्परेचर एंड द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, द डेड रिमेन्स कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम।
अब हाई प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से और एक्शन, बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से क्या हुआ है, ये जो जितने भी डेड मैटर्स थे ये कैसे बन गए, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो चुके हैं। द पेट्रोलियम thus formed was trapped between the immersive rocks forming the oil deposits। और ये जो पेट्रोलियम बना है ये किसके बीच में बना हुआ, इम्पर्सिव रॉक्स के बीच में बना हुआ जहाँ पर ऑयल डिपॉजिट्स है। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम की प्रोसेस तो हमें पता चल गई कैसे पेट्रोलियम बना है। टाइनी प्लांट्स और सी क्रीचर्स जो हैं बहुत साल पहले मरे, तो वो डेड हुए तो वो सी के अंदर जाके ठहर गए और फिर सैंड और मड की लेयर उन पर बनती रही, प्रेशर और एयर एब्सेंस की वजह से वो पेट्रोलियम में फॉर्म हो गए। अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें पेट्रोलियम मिलता कैसे, जो एक्चुअल पेट्रोल है वो हमें कैसे मिलता है। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम ये प्रोसेस होती है, ऑयल रिग्स, देखो आपको पिक्चर में ऑयल रिग्स दी हुई है, यहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइंड होता है। टू फाइंड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनीज ड्रिल थ्रू अर्थ टू द डिपॉजिट्स डीप बिलो इट्स सरफेस। अगर हमें नेचुरल गैस फाइंड करना है, ऑयल फाइंड करना है, तो अर्थ के अंदर हमें बहुत ज़्यादा ड्रिल्स करना पड़ते हैं, मतलब कि अर्थ के बहुत अंदर तक जाना पड़ता है, मशीन्स को पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि ऑयल तो क्या है, हमें पेट्रोल कहाँ से मिलेगा, बिल्कुल समुद्र के बहुत नीचे से मिलता है, तो वहाँ पर ड्रिल्स करना बहुत ज़रूरी है। ऑयल एंड नेचुरल गैस आर देन पम्प्ड फ्रॉम बिलो द ग्राउंड बाय ऑयल रिग्स, और फिर उनको पंप किया जाता है, मतलब उनको खींचा जाता है, किसके थ्रू, ऑयल रिग्स के थ्रू खींचा जाता है। द पेट्रोलियम देन ट्रैवल थ्रू पाइपलाइन और बाय शिप फॉर रिफाइनिंग, और फिर पेट्रोलियम जो है वो पाइपलाइन के थ्रू पास होता है या फिर शिप के थ्रू उसको रिफाइनिंग के लिए आगे फैक्ट्रीज में पहुंचाया जाता है। ठीक है, the crude oil that is petroleum is a mixture of several components। जो क्रूड ऑयल मतलब जो एक्चुअल पेट्रोलियम है वो क्या है, मिक्सचर है बहुत सारे कंपोनेंट्स का। ईच कंपोनेंट इज अ हाइड्रोकार्बन विथ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। हर एक कंपोनेंट क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, हर का हाइड्रोकार्बन का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट है। These components can be separated by fractional distillation, where the crude oil is heated, evaporated, and its vapor is allowed to condense in the fractioning टावर एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड कलेक्टेड। अब हर हाइड्रोकार्बन का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, तो अगर एक साथ मिक्स कर देंगे तो पेट्रोल का कोई मेन काम नहीं रहेगा, इसलिए क्या करना पड़ता है, इसको सेपरेट करना पड़ता है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको ऑयल को हीट किया जाता है, फिर वो इवापोरेट होता है, जो उसकी वेपर्स होती हैं उन्हें दूसरी जगह कलेक्ट करके रखते हैं। जब एक जैसी वेपर्स जो होती हैं, मतलब वेपर्स जब निकलती हैं तो वो एक तरह के हाइड्रोकार्बन की वेपर निकलेगी, तो उसे कलेक्ट करके रखते हैं, उसे कंडेंस करते हैं वहाँ पर, फिर उससे क्या करते हैं, ठंडा होने देते हैं और फिर उसे दूसरी जगह कलेक्ट करके रख लेते हैं और फिर उस चीज़ को यूज़ किया जाता है एज अ क्रूड ऑयल। द डिफरेंट कंपोनेंट दैट आर सेपरेटेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर नोन एज फ्रैक्शंस। और जो अलग अलग कंपोनेंट अलग हुए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फ्रैक्शंस कहा जाता है। फ्रैक्शंस दैट आर सेपरेटेड इंक्लूड पेट्रोल गैस, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एंड बायोटिमिन। ये सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग होती हैं, पेट्रोल गैस अलग होती है, पेट्रोल अलग होता है, डीजल अलग होता है, कैरोसिन अलग होता है, बायोटिमिन अलग होता है। ठीक है, तो सबके फ्रैक्शंस दे रखे हैं और उनके यूजेस भी आपको यहाँ पर दिए हुए। क्लियर है? अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेचुरल गैस। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। नेचुरल गैस से नाम से आपको पता चल जाता है, जो मतलब कि नेचर से हमें मिली है। नेचुरल गैस इज लाइटर देन एयर। नेचुरल गैस क्या है, लाइटर देन एयर है, मतलब एयर से बहुत हल्की है। नेचुरल गैस इज मोस्टली मेड अप ऑफ अ गैस कॉल्ड मीथेन विच इज़ अ हाइड्रोकार्बन। नेचुरल गैस किससे बनी हुई है, मीथेन से बनी हुई है, जो कि क्या है, मीथेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। मीथेन इज ऑल्सो कॉल्ड मार्श गैस एज इट इज़ फाउंड इन मार्शी एरिया। मीथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मार्शी एरिया में प्रेजेंट है। मार्शी एरिया मतलब जहाँ पर हरा भरा एरिया हो। दिस गैस इज हाईली फ्लेमेबल, और ये गैस हाईली फ्लेमेबल है। नेचुरल गैस इज यूजुअली फाउंड नियर पेट्रोलियम अंडरग्राउंड। ठीक है, नेचुरल गैस आपको कहाँ मिलेगी, नियर पेट्रोलियम अंडरग्राउंड, मतलब जहाँ पर पेट्रोलियम है उसके अंडरग्राउंड पार्ट में आपको नेचुरल गैस भी मिल जाएगी। इट इज़ पम्प्ड फ्रॉम बिलो द ग्राउंड एंड ट्रांसपोर्टेड इन पाइपलाइन टू स्टोरेज एरिया। फिर इसको पंप किया जाता है, मतलब अंदर से खींचा जाता है, उसको पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं और एक स्टोरेज एरिया में इसको स्टोर करके रख दिया जाता है। नेचुरल गैस यूजुअली हैज़ नो ऑर्डर एंड कलर। नेचुरल गैस के अंदर कोई खुशबू या बदबू नहीं होती है, ना ही कोई कलर होता है। बिफोर इट इज़ सेंट टू द पाइपलाइन एंड स्टोरेज टैंक इट इज़ मिक्सड विद अ केमिकल दैट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। नेचुरली जब निकाली जाती है, जिस टाइम निकाली जाती है उस टाइम पर उसके कोई भी
ऑर्डर या कलर नहीं होता, बट जब उसको स्टोरेज टैंक में डाला जाता है तो उसके अंदर केमिकल मिक्स किया जाता है जो कि इसका ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब उसकी खुशबू या बदबू जो बोल सकते हैं बहुत स्ट्रांग होती है। द ऑर्डर स्मेल ऑलमोस्ट लाइक रॉटन एग, और उसकी स्मेल कैसी होती है, जैसे एग सड़ गया, रोटन मतलब सड़ना होता है, ठीक है, अंडे का सड़ने की जो स्मेल होती है वैसे उसकी स्मेल आती है। द ऑर्डर मेक इट ईजी टू डिटेक्ट लीक्स, और इस ऑर्डर की वजह से क्या होता है, लीकेज का आसानी से पता चलता है, मतलब जहाँ से बदबू आ रही है वहाँ पर लीकेज हो रहा है तो फ़ौरन वहाँ पर रिपेयर कर दिया जाता है। नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर एंड इज कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है वो उसे कंप्रेस करके रखा जाता है बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर, मतलब दबा के रखते हैं तो वो बन जाती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज CNG। It is used to generate electricity for household cooking and as fuel in vehicles, और इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी यूज़ किया जाता है CNG को, हाउस होल्ड कुकिंग में भी यूज़ किया जाता है, और साथ ही में व्हीकल्स में भी आजकल मोस्टली CNGs लगाने लग गए हैं ताकि वो ज़्यादा इजीली अवेलेबल भी होता है, थोड़ा सस्ता भी होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल डीजल, तो ये भी उसमें चलने लगा है। इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, और इसे इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब पहला मटेरियल यही होता है, उसके बाद ही केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स सारे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इन इंडिया नेचुरल गैस इज फाउंड इन महाराष्ट्र, त्रिपुरा, राजस्थान एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। यहाँ पर आपको नेचुरल गैस मिलती है महाराष्ट्र, त्रिपुरा, राजस्थान और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में क्या मिलती है आपको, नेचुरल गैस मिलती है। बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोडक्ट्स, अब ये लास्ट बोल सकते हैं आप, ओवरऑल एक बताएंगे आपको कि प्रोडक्ट्स जब आप बर्न करते हैं फ्यूल को तो क्या क्या हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो हैं वो इवॉल्व होते हैं। द कंप्लीट कंबशन ऑफ एनी फ्यूल इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, अब कंप्लीट कंबशन तो कभी नहीं होता, फ्यूल का थोड़ा बहुत कंबशन रह जाता है। अनवांटेड सब्सटेंस आर ऑलवेज रिलीज्ड फ्रॉम द फ्यूल एंड दिस सब्सटेंसेज हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं वो हमेशा रह जाते हैं या वो रिलीज हो जाते हैं फ्यूल के थ्रू। फ्यूल जैसे स्मोक है वो रिलीज होती है, वो स्मोक किस गैस की होती है, सब में अलग अलग तरह की स्मोक निकलती है, तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, प्लांट एनिमल सभी के लिए वो हार्मफुल होती है। देखें वो क्या क्या होता है। फ्यूल सच एज वुड, पेट्रोल, डीजल एंड कोल रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स और इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। अब ये जो फूड है जैसे फ्यूल्स हैं वुड, पेट्रोल, डीजल और कोल, ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं, मतलब जब भी इन्हें जलाया जाएगा काला काला सा एक सूत निकलता है तो मतलब कि वो इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है। These unburned carbon particles mix with the air and cause pollution leading to respiratory diseases। इससे क्या होता है, अब वो अनबर्न पार्टिकल्स हवा में चले जाते हैं, वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और वो फिर हम जब सांस लेते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर भी चले जाते हैं, तो इससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज मतलब सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल produce carbon monoxide which is a poisonous gas. If it gets mixed with hemoglobin it may cause a person's death। और जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मतलब फ्यूल्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन के जो होते हैं वो जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो क्या होती है, पॉइजनस गैस होती है। और अगर वो मिक्स हो जाए हमारे हीमोग्लोबिन के साथ, मतलब किसी के भी हीमोग्लोबिन के साथ अगर वो मिक्स हो जाती है तो इट कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन। Combustion of fuel release carbon dioxide gas which is the main cause of global warming। अब कोई भी फ्यूल जलाओ आप, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो वही उसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, टेम्परेचर का ज़्यादा बढ़ना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो मेन कॉज ग्लोबल वार्मिंग का क्या है, कंबशन ऑफ फ्यूल। किस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द atmosphere। Fuel like coal and diesel produce sulfur dioxide and oxides of nitrogen। अब ऐसे ही जो फ्यूल्स हैं जैसे कि पेट्रोल और कोल और डीजल हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं या फिर कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। दिस गैसेस मिक्स विद द रेन वाटर टू फॉर्म एसिड रेन। और ये क्या होता है, ये गैसेस रेन वाटर के साथ मिल जाती है
और हमारे पानी को ख़राब कर देती है, और वो पानी क्या बन जाता है, एसिड रेन बन जाता है। एसिड रेन इज़ हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स लाइक द ताजमहल। इसी वजह से ताजमहल की चमक भी अभी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि एसिड रेन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एसिड रेन किस वजह से बढ़ी है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो रिलीज हुई है, उस वजह से एसिड रेन जो बहुत बढ़ चुकी है, और वो हमारी ह्यूमन लाइफ पे तो इम्पॉर्टेंट है ही, बेकार कर देती है वो, साथ ही में वो हमारे मॉन्यूमेंट्स को भी ख़राब करी, हमारी बिल्डिंग्स को भी ख़राब करी। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स थे आपके, जब हम फ्यूल को बर्न कर रहे हैं तो उसके कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स आपको बता दिए गए। ठीक है, दैट्स ऑल इन द चैप्टर। थैंक यू सो मच।